हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप जीएसटीआर 9C भरना चाहते हैं। जीएसटीआर 9C कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंप्यूट जीएसटी की सहायता से, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूट जीएसटी पर। सबसे पहले, यदि आप जीएसटी 9C प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आपके पास में दो चीज होनी चाहिए। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड वाले, इसके साथ में जीएसटीआर 9, ये दो डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठिए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से जीएसटीआर 9C को प्रिपेयर कर पाए। एक चीज और, जीएसटीआर 9C किसके लिए मैंडेटरी है? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए जीएसटीआर 9C मैंडेटरी है। एक चीज और हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, चूंकि हम लोग 2021 की 9C प्रिपेयर करेंगे अभी, 2021 में एक चीज और हो गई है कि अब सीए द्वारा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब एसएससी खुद से ही सर्टिफिकेशन कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है 9C को। चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन की जरूरत अब नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अभी हम लोग चलते हैं, मेरे पास में ऑलरेडी बैलेंस शीट, ये आप देख सकते हैं, जीएसटीआर 9 है मेरे पास में, और बैलेंस शीट भी मैंने ओपन कर रखी है, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में तैयार हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे कंपनी ऑफिस सॉफ्टवेयर में। ये आपका कंपनी ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, है ना सर, बैलेंस शीट, आरओसी, और आपका ये जीएसटी से रिलेटेड। फिलहाल में हम लोग जीएसटी की सॉफ्टवेयर की सहायता लेंगे। सबसे पहले आपको मास्टर क्रिएट करना है। मास्टर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो आप जहाँ पे मास्टर, जो भी आपका फर्म का नाम है, उसको आप सर्च करेंगे यहाँ पर, और इस पर डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद में। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद में, हम लोग मास्टर के अंदर आ जाते हैं। मास्टर के अंदर आ जाने के बाद में सबसे पहला काम आपका क्या है? प्रीवियस ईयर, जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जिस प्रीवियस ईयर की आप 9C प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में अभी हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले आपको, जैसे ही आप आपका फाइनेंशियल सिलेक्ट हो जाता है, ये आपकी जो बफरिंग है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको चेक रिटर्न स्टेटस पे आना है। कहाँ पे आना है? चेक रिटर्न स्टेटस पे, इस पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका जो भी स्टेटस होगा रिटर्न से रिलेटेड, वो अपडेटेड हो जाएगा। अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी मैं डेटा यहाँ पर पूरे साल का अपडेट कर चुका हूँ पहले ही, है ना। तो पहले आपको डेटा अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 9C पे क्लिक करेंगे। ये आपको दे सकते हैं आप 9C, जीएसटी 9C का आपको एक बटन दिखाई दे रहा है ना, आपके राइट साइड में। और आप ये देख सकते हैं बॉटम पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है जीएसटी 9C, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं आपके काफी सारे पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स्थ। अब यहाँ पे आपका जीएसटी 9 में डिटेल आपको क्या देनी होती है? देखिए यहाँ पर ना आपको रिकंसिलेशन देना होता है। किसका रिकंसिलेशन होता है? रिकंसिलेशन होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसका रिकंसिलेशन होता है किसके साथ में? जीएसटीआर 9 के साथ में। किसके साथ में? जीएसटीआर 9 के साथ में। हम लोग जो बेस लेंगे वो लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ के हम लोग चलेंगे जीएसटी 9C के रास्ते पर। कहाँ पे चलेंगे? जीएसटी 9C के रास्ते पर चलेंगे। मतलब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका कितना टर्नओवर है और जीएसटी में कितना टर्नओवर है ना, इसका हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे, है ना। डिफरेंस की काफी सारे वजह हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जीएसटी 9 में अंतर के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें बेसिकली बैंक रिको कर, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप ना बैंक रिको करते हो कि एज पर बैंक का बैलेंस बुक्स में इतना है और एज पर बैंक का बैलेंस बैंक में इतना है, तो इसका हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि ये दोनों जो बैलेंस है ये अपनी जगह सही है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी बैलेंस, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर आ रहा है और जो भी जीएसटी 9 में टर्नओवर आ रहा है, वो अपनी जगह सही है। हमें क्या करना है? हमें इसको मैच करके चलना है। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ करके जीएसटी 9 के रास्ते में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिकंसिलेशन किस चीज का है। रिकंसिलेशन होता है आपको टोटल टर्नओवर का। किसका? टोटल टर्नओवर का। टोटल टर्नओवर का होता है प्लस टैक्सेबल, टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन। इसके बाद में आपका जो भी टैक्स बनता है, टैक्स बनता है किसके? आउटपुट टैक्स पर, मतलब सेल पर जो आपका टैक्स बनता है, प्लस आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज में जो आपका टैक्स बनता है, इन सब का रिकंसिलेशन होता है।
साथ में आपका आईटीसी का रिकंसिलेशन होता है। ये सब आपको रिकंसिलेशन देने पड़ते हैं। रिकंसिलेशन करने के बाद में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसका आपको जो भी आपका अंतर आता है ना, तो उसका आपको रीजन देना होता है कि भैया ये अंतर क्यों आ रहा है। अगर जेन्युइन रीजन होता है, अगर जेन्युइन रीजन होता है तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा जेन्युइन रीजन का, तो उन्होंने क्लॉज दे रखा है ऑलरेडी, है ना। यदि आपका कोई भी रीजन है जो उसमें स्पेसिफाई नहीं है, उसकी अदर की वजह से यदि आपका कोई भी रीजन आ रहा है, मतलब कोई भी आपका डिफरेंस आ रहा है, तो उसका आपको रीजन लिखना पड़ता है रेलिवेंट टेबल में। तो अब हम लोग चलते हैं कैसे किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या, पार्ट फर्स्ट में जाने के बाद में ये आप देख सकते हैं 1 2 3 3 4 ये आपके सब टेबल हैं। रेलिवेंट डाटा, पहले आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछा हुआ उन्होंने, जीएसटी नंबर पूछा है, लीगल नेम पूछा है, ट्रेड नेम पूछा है, ये आपका टोटल ऑटो पॉपुलेटेड है। सबसे पहले बात, जैसे ही आप इसके अंदर आते हो ना, सबसे पहले आपका काम होता है गेट जीएसटीआर 9, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, गेट जीएसटीआर 9 पे आपको क्लिक करना है और विदाउट ओटीपी पे क्लिक करके आपको पहले डाटा जीएसटीआर 9 का जो डेटा है, जो आपका 9C में आएगा, जो 9C में डेटा 9 का जो डेटा आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो आपको इंपोर्ट करना होगा विदाउट ओटीपी या विद ओटीपी, जो भी आपको ऑप्शन बेटर लगता है। ठीक है, आप डाटा जब आप इसमें डाटा गेट कर लेंगे जीएसटी 9C में, उसके बाद में आपको ये पूरा पार्ट ए कंप्लीट करना है, फिर आपको पार्ट सेकंड में आना है। पार्ट सेकंड में आपसे मांगते हैं टोटल सेल का जो रिकंसिलेशन है, किसके बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जीएसटीआर 9 में। सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट एंड यूटी। देखिए, आपका हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पे जो आप टर्नओवर लिखोगे ना, वो रेलिवेंट स्टेट का ही लिखना है। यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं लिखना है। यहाँ पर जो रेलिवेंट स्टेट का टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कहाँ से लिखोगे आप, वो लिखोगे आप कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपने इस रेलिवेंट स्टेट का जो भी आपने टर्नओवर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे आपको क्या दे रखे हैं, काफी सारे आपको आप ये देख सकते हैं क्लॉज दे रखे हैं, है ना। ये रेलिवेंट क्लॉज में देखो, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जेन्युइन आपका क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्नओवर में और जीएसटी के टर्नओवर में। देखिए क्या होता है, जैसे अनबिल्ड रेवेन्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए आपने क्या करा, जो प्रीवियस ईयर आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी आप किसका रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 का। 2021 से पहले क्या था, 19-20। 19-20 में आपने 1 लाख रुपए का ऑलरेडी क्या दिखा दिया था, टर्नओवर, मतलब आपने रेवेन्यू दिखा दिया था 1 लाख रुपए का 19-20 में। किसमें, बुक्स में दिखा दिया था, जो अनबिल्ड था, तो बुक्स में आपने दिखा दिया, जीएसटी में नहीं दिखाया था। तो भैया ये यहाँ पर 2021 में जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जीएसटी 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। किसमें, जीएसटी 9 में का टर्नओवर मैच करने के लिए। तो ये वाला आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अनएडजस्टेड एडवांस, है ना, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये कौन सा अनएडजस्टेड एडवांस है, देखिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको सर्विस के केस में हमें एडवांस पर टैक्स जमा करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको 50,000 रुपए का एडवांस मिला, उस पर आपका टैक्स बनता है, जो कि आपने फाइनेंशियल जो आपका बुक्स था, बुक्स में तो आपने एडवांस को रिकॉग्नाइज किया नहीं होगा एज इनकम, तो बुक्स में तो किया नहीं होगा, लेकिन इस पर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। तो टैक्स देना होता है, तो हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से टर्नओवर निकालना है, सप्लाई निकालनी है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया अभी हम कौन सा रास्ता पकड़ा हुआ हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रास्ता पकड़ के यदि आप जीएसटी की तरफ चल रहे हो, तो इस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो है नहीं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो करा नहीं होगा, लेकिन जीएसटी में हो सकता है। तो हो सकता है, तो भैया इस अमाउंट को भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। देखिए क्रेडिट नोट होता है, क्रेडिट नोट का आप जो इशू कर सकते हो वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आप इशू कर सकते थे सितंबर 2021 तक की रिटर्न तक कर सकते थे, है ना। तो लेकिन जो आपका क्रेडिट नोट है वो आपके बुक्स में तो रिकॉग्नाइज हुआ नहीं होगा, भाई बुक्स में तो आपने घटा के दिखाई नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में वही क्रेडिट नोट घटता है जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में आपका इशू हो चुका है, बाद वाला तो घटता नहीं है। लेकिन जीएसटी 9 में हम लोग घटा देते हैं, तो घटा देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल। देखिए डिस्काउंट जो है जरूरी नहीं है, डिस्काउंट हर एक डिस्काउंट जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले रखी है
है ना। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्काउंट दे रखी है, जरूरी नहीं है कि वो आप उसका क्लेम जीएसटी में भी कर पाओ, क्योंकि जीएसटी में भी डिस्काउंट को क्लेम करने की क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होती है तो आपको मिलेगा। तो ये वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है जो आपका जीएसटी में परमिसिबल नहीं है, तो उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि भैया बुक्स में तो लेस हो चुका है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। टर्नओवर, ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप घटा दोगे, क्योंकि आपने टर्नओवर बेसिक केस में अनबिल्ड टर्नओवर आपने क्या कर लिया हुआ, ऐड कर लिया हुआ। ऐड कर लिया हुआ तो जीएसटी पे तो टैक्स देना नहीं है अभी इस साल में, तो भैया इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना भैया। अब हम लोग चलते हैं आगे के, है ना, आगे की क्लॉज देखते हैं एक एक करके सब, क्योंकि हमें ना काफी ज्यादा, आप ये देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर आपको अंतर दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अनएडजस्टेड एडवांस को इसको हम लेस कर देंगे। ये तो पुराना था, पुराना ही, पुराने साल में इस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे, तो हमें दोबारा से टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसको हम लेस कर देंगे। क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिशिबल, कोई भी क्रेडिट नोट जो किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो परमिसिबल था, लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से परमिसिबल नहीं था, तो वो ऑलरेडी घट चुका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट, अगर एसईजेड यूनिट ने डीटीए को माल बेचा हुआ है जिस पर बिल ऑफ एंट्री डीटीए ने फाइल करी है, तो इस अमाउंट पर टैक्स एसईजेड वाले को तो देना नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे भैया, घटा दोगे टर्नओवर पर। टर्नओवर जो आपका कंपोजिशन पीरियड वाला उसको भी घटा दोगे, क्योंकि वो जीएसटी 9 में नहीं आएगा। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15, देखो सेक्शन 15 में और उससे रिलेटेड रूल्स में क्या दे रखे हैं, वैल्यूएशन के रूल्स दे रखे हैं कि आपने, जरूरी नहीं है आपने कोई माल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी वैल्यू पर दिखाया हो, तो जरूरी तो है नहीं वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। तो यदि डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपका किससे रिलेटेड है, फॉरेन इंटरनेशनल से रिलेटेड है, तो यदि आप अकाउंट्स में कोई चीज दिखाएंगे तो आप वहां पे जो रेट लेते हैं, रेफरेंस रेट लेते हैं, वो लेते हैं आरबीआई वाला, है ना। लेकिन अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो आएगा सीबीसी वाला, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम वाला आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, है ना, सीबीआईसी, क्लियर, ये आपका बोर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेफरेंस लेते हैं जीएसटी, किसकी, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि उसकी वजह से आपका कोई भी डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे, एंट्री करोगे उसकी। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू द अदर रीजन, जो आपके स्पेसिफाई नहीं है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना। उसके बाद में ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद में आपका टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जीएसटीआर 9 में जो आपने टर्नओवर दे रखा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें कोई डिफरेंस होगा, अनरिकंसाइल होगा, तो उसका आपको रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अनरिकंसाइल आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा अंतर आ रहा है। अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ना जीएसटी 9 गलत भर दी है, जीएसटी 9 में हमने डेटा गलत भरा था, डेटा गलत भरने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन इसकी वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। ये हमने पॉइंट भी लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे ये आपकी टेबल 5 थी, कौन सी टेबल थी ये आपकी, ये आपकी थी टेबल 5, है ना, ये आपकी टेबल 5 थी। टेबल 5 में आपने टोटल टर्नओवर का आपने रिकंसिलेशन दिया था, क्या, ये आपकी टेबल 5 थी, रिकंसिलेशन ऑफ ए ग्रॉस टर्नओवर, टेबल 5 थी आपकी। अब इसमें टेबल 5 में जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है ना, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसकी एंट्री आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी, उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा कहाँ पर, टेबल 6 में उसका रीजन लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, टेबल 6 में आपको उसका रीजन देना होगा। जो भी आपके रीजन रहते हैं डिफरेंस के, वो आपको रीजन यहाँ पर लिखने पड़ेंगे टेबल 6 में। अब हम बात करते हैं टेबल 7 में। ये वाला जो टर्नओवर है ना, पी वाला, ये टर्नओवर आपका उठ के चला जाता है कहाँ पर, ये टर्नओवर उठ के आ जाएगा यहाँ पर, है ना। एनुअल टर्नओवर आफ्टर द एडजस्टमेंट फ्रॉम पी टेबल उठ के यहाँ पे आ गया, कौन से वाले, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर वाले टेबल में आ जाता है। ये आपके टेबल 7 है, यहाँ पे आपको रिकंसाइल करना पड़ता है टैक्सेबल टर्नओवर। ये आपका टोटल टर्नओवर है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्या गया है, इसमें से जो भी आपका वैल्यू, जो जिस सप्लाई पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है वो सब आप घटा दो यहाँ से। जब घटा दोगे तो आपका यही क्या आ जाएगा, टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगा। सर बात समझ में आ गई। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड निल रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई जो भी आपकी है, जीरो रेटेड सप्लाई जिस पर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया हुआ है वो यहाँ पे घटा दो। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट, है ना। देखिए यहाँ पर वो वाली वैल्यू, वो वाली सेल आपको घटानी है जिस पर रेसिपिएंट को टैक्स देना था, तो वो भी घटा दो। तो ये आपका एडिशनल करने के बाद में टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगा। टैक्सेबल टर्नओवर आने के बाद में, है ना, जो आपने जीएसटीआर 9 में जो आपने टैक्सेबल टर्नओवर दिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। वो आपने गेट जीएसटीआर 9 करा हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है। ये आप देख सकते हैं डेटा ना आपका ये ऑटो आता है ना, लिंक होता है, तो ऑटो पॉपुलेटेड। जैसे आप जीएसटीआर 9 पे गेट
गेट GSTR 9 करते हो तो ये डेटा ना वहाँ का GSTR 9 का डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, मतलब वहां से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, आपको यहाँ पर मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। जो GSTR 9 का डेटा जो आपकी 9C टेबल के लिए रेलिवेंट है। लेकिन यदि आप मैनुअली डालना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करोगे, मैनुअली भी डाल सकते हो। फिलहाल में हम लोग लिंक वाला लेके चलते हैं। अब ये आपकी देखो टेबल 7 पे यदि आपका कोई डिफरेंस आता है तो इसका जो रीजन है आपको वो किस में देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा टेबल 8 में। कहाँ पे देना पड़ेगा? टेबल 8 में। वो ये रहा आपका टेबल 8। टेबल 8 में आपको रीजन देना पड़ेगा। तो टेबल 7 में जो भी आपने टैक्सेबल टर्नओवर दिखा हुआ है, यदि उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उसका रीजन आपको यहाँ पर टेबल 8 में देना होगा। तो ये आपके अभी दो टेबल आपकी, मतलब दो जो आपके आप कह सकते हो 4 आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं। 5, 6, 7, 8 है ना। 2 में आपको अपनी डिटेल देनी पड़ती थी और इन 2 में आपको क्या देना पड़ता है? रिकंसिलिएशन का रीजन। अब हम लोग आगे चलते हैं 9 टेबल की तरफ। 9 टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं। 9 टेबल के लिए आपको ना जाना पड़ेगा पार्ट 3 में। कहां पे जाना पड़ेगा? पार्ट 3 में। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है? रिकंसिलिएशन ऑफ ए टैक्स पेड। यहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन ऑफ ए टैक्स पेड, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर है, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर है ना, उस पर कितना टैक्स आपका बनता है ना, जो भी आपका जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका टर्नओवर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपका टर्नओवर है, उस पर टैक्स कितना बनता है, कितना, ये वो टैक्स है जो आपको देना पड़ता है। 5% वाले आपको ना रेट वाइज अलग अलग बाइफिकेट करने पड़ेंगे। जो भी आपकी सेल है रेट वाइज 5% वाला, आरसीए में 5% पर 5% वाली टैक्स की कितनी लायबिलिटीज है, इस तरीके से आपको रेट वाइज डेटा बाइफिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टैक्स पेड है वो सेल पे भी आता है और आरसीएम वाला भी आएगा, दोनों आएगा, है ना। आपको कितना टैक्स पे करना था और आपने GSTR 9 में कितना टैक्स पेमेंट कर दिया, है ना। GSTR 9C में कितना टैक्स पेमेंट कर दिया, तो ये आप देख सकते हो। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना टैक्स पेमेंट आपने कर दिया, है ना। टोटल अमाउंट पेड एज पर डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न GSTR 9, ये आपका लिंक है। ऑटो पॉपुलेटेड डेटा यहाँ पर आ गया है। इतना आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू, GSTR 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतना करना था। डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ना रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है टैक्स लायबिलिटीज की। हमारा कोई टैक्स बनता नहीं है, टैक्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं सब, लेकिन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो भी आपका रीजन है टेबल 10 में, वो आप रीजन यहाँ पे डाल देंगे, सही है। तो ये भी आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। जो भी आपका रीजन, डिफरेंस का जो भी आपका रीजन आता है वो आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टेबल 11 में आपको एडिशनल लायबिलिटीज, जो भी आपकी रिकंसिलिएशन ना होने के कारण, टेबल 6 और 8 और 10 में जो आपने अन्य रिकंसिलिएशन का रीजन लिखा हुआ है, उसकी वजह से यदि आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स का वर्डन पड़ रहा है तो आप टेबल 11 में लिखोगे। हालांकि ऐसा कोई नहीं है। देखो, अन्य रिकंसिलिएशन तो हुआ है सभी टेबलों में, 5 में भी हुआ है ना, 7 में भी हुआ था और 9 में भी हुआ था, लेकिन उसकी वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे टेबल 11 में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल आपकी कौन सी है? पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में क्या टेबल है भैया? यहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन ऑफ ए, ये आपका टेबल है 12, रिकंसिलिएशन ऑफ ए नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। सबसे पहले आपको क्लॉज ए में ITC अवेल्ड एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको वो ITC डालना है जो एज पर बुक्स आपने क्या करा है, उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रिकॉग्नाइज किया है ना। उसको ITC की तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ अपनी बुक्स में, GSTR 3 में नहीं, अपनी बुक्स में। यहाँ पे आप देखेंगे। फिर ITC बुक्ड इन फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो ITC जो आपने बुक तो पहले कर लिया था, मतलब यहाँ पे वो वाला ITC आएगा। चूंकि हम लोग 20-21 का भर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले बी में वो वाली अमाउंट आएगी जो आपकी किससे रिलेटेड थी, जो आपने बुक तो कर ली थी 19-20 में, लेकिन आपने वो वाला ITC क्लेम कब करा? 20-21 में, तो वो वाली फिगर यहाँ पे आएगी। अब नीचे आप देख सकते हैं सी वाले में ITC बुक्ड इन करंट ईयर, कोई भी ITC होता है जो आपने बुक तो कर लिया करंट ईयर में, जैसे 20,000 का ITC था वो आपने बुक तो कर लिया, लेकिन ये 20,000 का आप क्लेम कर नहीं पाए इस साल, या आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम करा हुआ है, तो वो अमाउंट आपकी सी वाले में आ जाएगी। बात समझ आ गई सर? इसके बाद में ITC अवेल्ड एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, है ना, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ITC क्लेम इन द GSTR 9 थी, वो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड हो गया जाएगी। फिर आपका यदि आपका जो भी आपका रीजन आता है, उसके रीजन का आपको यहाँ पर जो भी आपका डिफरेंस आता है उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। टेबल 13 में आपको उसका रीजन देना पड़ेगा जो भी आपका डिफरेंस आता है। हालांकि इस केस में नहीं आ रहा है तो हमें इसको देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपकी टेबल हो गई, क्या कहते हैं, 13 टेबल 12 हो गई।
12 में यदि आपका कोई डिफरेंस आता है तो उसका रीजन जो भी आपका, जहाँ पे आपका कोई भी यदि आपका डिफरेंस आता है तो उसका रीजन आपको टेबल 13 में देना होगा। इसके बाद में हम लोग स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में टेबल 14, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका आईटीसी है उसको ना एक्सपेंस वाइज बाइफरकेट करना है। क्या करना है, एक्सपेंस वाइज। जो भी आपने आईटीसी लिया है ना उसका ना आपको एक्सपेंस वाइज डिटेल देनी है कि भैया कितनी वैल्यू थी है, उस पर टैक्स कितना था और एलिजिबल आईटीसी कितना है। ये आपको ना टोटल आपको बतानी पड़ेगी, परचेज से रिलेटेड, फ्राइट से रिलेटेड, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या कैपिटल गुड्स है वो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। जो भी आपकी आईटीसी है उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा एक्सपेंस वाइज, कैपिटल गुड्स वाइज। क्लियर। तो फिलहाल में ये वाली जो टेबल 14 है ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल में मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको अभी ड्रॉप कर देता हूँ, इसको यहाँ पे बनने की जरूरत नहीं है। आपको आईटीसी एक्सपेंस वाइज डिटेल देनी है कि भैया किस एक्सपेंस से रिलेटेड है आपका आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो, है ना। तो ये पूरी आपको डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू कितनी है, उस पर कितना आपको आईटीसी बनता है, कितना एलिजिबल है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हो चाहे वो आपका रेवेन्यू नेचर का हो, वो आपको सब डिटेल यहाँ पर देनी होगी। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आता था तो उसका रीजन आपको टेबल 15 में देना होगा। कहाँ पे देना होगा, टेबल 15 में उसका रीजन देना होगा। ठीक है। उसके बाद में टोटल टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसिलेशन, टेबल 13 और 15 में जो भी आपका अन्य रिकंसिलेशन आया है ना, रिकंसाइल नहीं वो डिफरेंस आया है, उसकी वजह से यदि आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट वी में। पार्ट वी में जो भी आपकी एडिशनल लाइबिलिटीज है ना, अनरिकंसिलेशन के कारण जो भी आपकी एडिशनल लाइबिलिटीज बनती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसका पेमेंट किससे होगा, कैश के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, कैश के थ्रू होगा, आईटीसी का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी आपका अनरिकंसिलेशन आएगा यहाँ पर, है ना, जो भी आपकी जितनी सारी टेबल थी उसकी वजह से ये जो भी आपका अनरिकंसिलेशन आता है, अनरिकंसिलेशन की वजह से यदि आपकी ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उसका पेमेंट किससे होगा, कैश के थ्रू होगा। तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। सही है। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट 6 में, पार्ट 6 में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट और पी&एल अटैच करना है। और बैलेंस शीट और पी&एल अटैच करने की आप नहीं भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, या तो आप अटैच कर दो, यहाँ पर अटैच करने के बाद में आप सिंपली कहाँ जाओगे, यहाँ पे आप चूज मेथड फॉर अपलोड जीएसटी 9C। यहाँ पे आप अटैच करने के बाद में यहाँ पे विद ओटीपी करना चाहते हो या विद क्रोम, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इसको यहीं से फाइल कर सकते हो सॉफ्टवेयर की सहायता से। फिलहाल में ना यहाँ से ना मैं जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करूंगा। जनरेट जेसन पे अन रिकंसिलेशन कह रहा है कि भैया डिफरेंस है काफी सारे, एक बार चेक कर लो कि डिफरेंस जेन्युइन है ना। चेक कर सकते, ओके करके चेक कर सकते हो एक बार। अगर आपको लगता है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन में भर चुका हूँ तो आप कैंसिल पे क्लिक करके आपकी जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जेसन फाइल क्रिएट। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इसको आप किसी भी पाथ पे जाके सेव कर सकते हो, है ना। फिलहाल में मैंने सेव कर लेता हूँ इसको। और डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस, है ना, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से भी फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आप बैलेंस शीट और पी&एल अटैच कर दो तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। सिंपली आपको सेव डेटा एडजस्टेंट पे आना है और विद ओटीपी या विद क्रोम इस पे क्लिक करना है तो आपका क्या होगा, जीएसटी 9C यहाँ से अपलोड हो जाएगी। फिलहाल में मैंने क्या करा है, जो जेसन फाइल थी जो अपलोड करनी है वो मैंने डाउनलोड कर ली है, सेव कर ली है। अब मैं सीधे डायरेक्टली कहाँ आता हूँ, जीएसटी की साइट पर। कहाँ पे आऊँगा, जीएसटी की साइट पे। तो जीएसटी की साइट पे फिलहाल मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये आप देख सकते हैं ना, ये आपको ग्रीन कलर आता है लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर लो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं सीधे आ जाऊंगा जीएसटी की साइट पर। जीएसटी की साइट पर मैं लॉगिन करूंगा और जीएसटी 9C जो आपकी है वहाँ पे आके जो जेसन फाइल है उसको क्या करूंगा, उसको अपलोड करूंगा। फिर जो भी आपका बैलेंस शीट और पी&एल है उसको भी अटैच करूंगा। अभी फिलहाल में ना हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना एक एक करके बताता हूँ। 833 279, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, रिमाइंड मी लेटर, रिटर्न डैशबोर्ड, है ना, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है। पहले आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। रिटर्न रिटर्न पे आ जाओ, रिटर्न पे एनुअल रिटर्न पे क्लिक करो पहले, क्योंकि हमें तो एनुअल रिटर्न भरनी है ना। और आप रेलिवेंट एनुअल रिटर्न सिलेक्ट करो, 2021 कर ली, सर्च पे क्लिक करो। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं ना प्रिपेयर ऑफलाइन, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी जेसन फाइल थी उसको आप चूज करो। यहाँ पर जो भी आपके अपनी जेसन फाइल सेव करी ना उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। डाउनलोड्स में आता हूँ, होम साइट में जाता हूँ, जेसन फाइल वाली सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे ये आप देख सकते हो आपका जो जीएसटी 9C था, 9C का जो डेटा वो प्रोसेस हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रोसेस। जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा सिंपली आपको करना है क्या है, बैक टू फाइल रिटर्न पे जाना है।
बैक टू फाइल रिटर्न पे जाने के बाद में फिर से आपको रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा। आपको सर्च पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, इनिशिएट फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इनिशिएट फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L अटैच करना होगा। बैलेंस शीट यहाँ पे आप अटैच करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, है ना। ये आपकी बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने क्या करा है, बैलेंस शीट और P&L एक ही में कर रखा है, तो बैलेंस शीट और P&L मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ कि बैलेंस शीट P&L सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो ये आप, हाँ जो सही है भैया, 21 वाली बैलेंस शीट P&L है, इसको मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया है। सही है, इसको मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, क्या है, अटैच करने के बाद में सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको सीधे रिफ्रेश पे क्लिक करना है। अभी रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना होगा आपको, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करने के बाद में एक बार और रिफ्रेश करना है आपको। सही है, फिर रिफ्रेश करने के बाद में स्क्रॉल करना है। ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ओपन होता है, इस पर आप टिक करेंगे, ऑथराइज एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर आप फाइल GST 9C पे क्लिक करेंगे। आर यू अबाउट टू फाइल GST 9C ऑफ GST, तो वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं फाइल करने के, फाइल विद EVC, फाइल विद DSC। तो फाइल विद EVC पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में सिंपल यहाँ पे आपको क्या डालना है, OTP जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पहुंचा होगा। OTP मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपना ही रहता है नॉर्मली। तो ये आपकी OTP आ चुकी है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। इसको सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ना सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आप ये देख सकते हो कि आपकी GST 9C की हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप GST 9C को प्रिपेयर करेंगे कंप्यूट GST की सहायता से। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।